नमस्कार दोस्तों, श्री द्रोणाचार्य ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आर एस महरिया आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ राजस्थान का इतिहास लेकर। और राजस्थान के इतिहास में आज हम जो टॉपिक करेंगे ये करेंगे 1857 की क्रांति राजस्थान के संदर्भ में। देखिए, ये तो अपन जानते हैं कि 1857 की क्रांति जिसका प्रभाव बड़ा व्यापक था। लगभग लगभग उत्तरी भारत में तो सभी जगह पर इसका प्रभाव था, लेकिन हमारे राजस्थान में इसका क्या प्रभाव पड़ा, राजस्थान के राजा महाराजाओं का इसको लेकर क्या उसका क्या पक्ष रहा, कौन अंग्रेजों के साथ देता है, कौन क्रांतिकारियों का साथ देता है, अंग्रेज छावनियाँ यहाँ पर कितनी क्या थी, कौन सी बटालियन यहाँ पर अपॉइंट थी। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, हम उन सब की यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। हम सबसे पहले ये समझेंगे कि सब 1857 की क्रांति का कारण क्या था। अब ये क्रांति का कारण आप देखा जाए तो ये मूल पूरी क्रांति के बारे में भी है, और हम उसी में साथ में ये समझेंगे कि स्पेशली राजस्थान के अंदर ये क्रांति का कारण क्या था कि राजस्थानियों ने भी, जो हमारे राजपूताना के राजा महाराजा तो सब अंग्रेजों के साथ संधि कर रखी थी, उन राजा महाराजाओं का भी में भी कुछ राजा महाराजा जो चाहे परोक्ष रूप से ना हो, डायरेक्टली ना हो, तो इनडायरेक्टली रूप से इन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया। बहुत सारे सामंत ऐसे थे, इन्होंने साथ दिया। सैनिक जो हमारी स्थानीय सैनिक थे वो क्रांति के अंदर भाग लेते हैं, और स्थानीय जनता भी भाग लेती है। क्रांतिकारियों के प्रति हमारी जनता की सहानुभूति हमेशा बनी रहती है, और बढ़ चढ़ कर उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया। तो ऐसा क्यों हुआ, इसकी हम यहाँ पर आज चर्चा करने वाले हैं। देखिए वडियर, 1857 की क्रांति की अगर अपन बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि साहब ये एक तरह से एक स्वतंत्रता संग्राम था। भारतीय अपने आप को आज़ाद करना चाहते थे, गुलामी की जंजीरों को ये उखाड़ कर फेंकना चाहते थे। हजारों वर्षों से हम एक तरह से गुलामी की जंजीरों में ही जकड़े हुए थे। हम जानते हैं कि जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है तो उसके बाद में मुसलमानों ने हमारी प्रशासन किया, सुल्तानों का शासन रहता है करीब हमारे यहाँ पर 350 वर्ष, 320 वर्ष के लगभग। सुल्तानों के बाद में हमारे यहाँ पर मुगलों का शासन, जो मुसलमान थे तुर्क मुसलमान, इन मुसलमानों का शासन हमारे ऊपर रहा। और मुसलमानों के बाद में हमारे यहाँ जो मुख्य धारा में आ गए वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी बनकर रहे थे, लेकिन वही व्यापारी धीरे धीरे हमारी आपसी फूट का फायदा उठाया, और फायदा उठाकर हमारे यहाँ के कर्ता धर्ता बन गए, यानी कि राजनीतिक सर्वेसर्वा बन गए। और हम एक कंपनी, शुरुआत में हम एक कंपनी के गुलाम रहते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हम गुलाम बन गए। तभी पूरे हमारा जो सर्विस सर्वा है भारत के अंदर, ये सर्विस सर्वा एक ब्रिटेन की कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया हमारे यहाँ पर बन जाती है। हमारे राजा महाराजाओं ने भी उनके साथ संधियाँ की। अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि वास्तव में अंग्रेजों के खिलाफ ये अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी का ये बिगुल क्यों बजा, हमारे यहाँ ये क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ क्यों हुई, उसका कारण क्या था। तो देखो दोस्तों, हम जानते हैं क्रांति एक ऐसी चीज है जो रातों रात नहीं होती है, कहीं भी नहीं होती है। उसके कारण बहुत पहले से उपलब्ध होते हैं, और वो कारण धीरे 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 वो चिंगारी ही एक आग का गोला बन जाती है। तो वो चिंगारी क्या थी, उस चिंगारी के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। यहाँ राजस्थान का जो राजस्थान के संदर्भ में अपन राजस्थान की क्रांति पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि प्रभाव क्या था। आप जानते हो दोस्तों कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ब्रिटिश EIS ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हम जानते ही हैं करीब 1600 ईस्वी में हमारे भारत में आती है। जब ये भारत में आई थी, इनका उद्देश्य एक ही था, व्यापार करना। धीरे 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 इन्होंने देखा कि यहाँ के राजा महाराजा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को का पतन, एक उसका की चाहत उनकी रहती है, किसी भी स्थिति से एक का पतन हो तो दूसरा उसका उद्भव हो। और ये एक दूसरे के पतन की अभिलाषा के अंदर सभी अपना धीरे धीरे पतन करवा बैठते हैं, और उसका फायदा उठाते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखते देखते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हमारे यहाँ पर 3 प्रेसिडेंसी स्थापित हो गई, यानी कि हमारे यहाँ पर अंग्रेजों के 3 राज्य स्थापित हो गए, अपन यूँ कह सकते हैं। हमारे 3 बड़े भूभाग ऐसे थे
जिनके ऊपर अंग्रेजों ने अपना सीधा सीधा नियंत्रण कर लिया। इनमें हम जानते हैं बंगाल, मद्रास और बम्बई। बंगाल, मद्रास और बम्बई, सबसे पहले इन्होंने ये 3 प्रेसिडेंसी भारत के अंदर स्थापित की। तीनों प्रेसिडेंसियों का शासन चलाने के लिए यहाँ इन्होंने गवर्नर अपॉइंट किए। तीनों के लिए अलग अलग गवर्नर अपॉइंट किए। बाद में इन्होंने देखा कि हमें शासन के अंदर समरूपता लानी होगी। तो समरूपता लाने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक एक्ट पारित किया और हम उस एक्ट को बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ये प्रावधान कर दिया गया कि अब जो पहले बंगाल का जो गवर्नर था, ये बंगाल का गवर्नर सभी अंग्रेज क्षेत्रों का, जितने भी हमारे यहाँ पर अंग्रेज क्षेत्र हैं, इन अंग्रेज क्षेत्रों का गवर्नर जनरल होगा। अब यहाँ पर ये गवर्नर जनरल आते हैं और अपनी अपनी पॉलिसियाँ यहाँ पर लागू करते हैं। इनके द्वारा जो पॉलिसियाँ लागू की गई थी, यही आगे चलकर कालांतर में इस क्रांति का एक मूल कारण बनती है। या यूँ कहें कि राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यहाँ जो कंपनी के गवर्नर जनरल्स आते हैं, इन गवर्नर जनरल्स ने जो पॉलिसी अपनाई, ये पॉलिसी यहाँ मुख्य रूप से एक तरह से राजनीतिक रूप से अपन कह सकते हैं क्रांति का कारण बनती है। इनमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हम जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मिस्टर वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत में अंग्रेजों का गवर्नर जनरल बनाया गया था। जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो 1798 के अंदर एक गवर्नर जनरल आते हैं मिस्टर लॉर्ड वेलेस्ली। और ये लॉर्ड वेलेस्ली जो हमारे यहाँ पर आए, ये एक इस प्रकार के गवर्नर जनरल थे जो अपन कह सकते सब घोर साम्राज्यवादी प्रकार के थे। ये हर स्थिति में ये चाहते थे कि जितने भी यहाँ पर हमारी रियासतें हैं, इसे सभी रियासतों के ऊपर ब्रिटिश क्राउन की सुपरमेसी होनी चाहिए। कहने का मतलब सभी रियासतें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रहे और उसके अधीन रहकर शासन यहाँ पर चलाएं। सभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हुक्म को माने। इसके लिए ये लॉर्ड वेलेस्ली एक नई पॉलिसी लेकर आता है और ये जो पॉलिसी लेकर आया, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सब्सिडरी अलायंस, या यूं भी कह सकते हैं सहायक संधि, एक नीति लेकर आया और ये नीति थी सहायक संधि की नीति। दोस्तों, ये सहायक संधि की नीति के ये प्रतिपादन करता है आती 1798 के अंदर, जिसको सब्सिडरी अलायंस भी कहा जाता है। अंग्रेजी में अपन इसको क्या बोलेंगे, सब्सिडरी अलायंस। ये जो सब्सिडरी अलायंस है 1798 के अंदर, इसके जो ये नियम रखता है और इस सहायक संधि के तहत हमारे देश के अंदर सबसे पहले जो हैदराबाद रियासत है, इस हैदराबाद के जो निज़ाम है, ये हैदराबाद का निज़ाम अंग्रेजों के साथ ये संधि कर लेता है, सहायक संधि। ये सहायक संधि का, जिसको आगे तो वो अपन जैसे भारतीय रियासतों के प्रति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीतियां हैं, ये अपना एक अलग से टॉपिक होगा। उस टॉपिक में मैं इनको पूरा डिटेल से समझाने वाला हूं आपको। अभी हम केवल इसका थोड़ा सा बेसिक समझ रहे हैं। सहायक संधि का मतलब यहाँ पर ऐसा था कि कंपनी ने एक इस प्रकार की पॉलिसी बनाई कि जो भी कोई भारतीय रियासत है वो हमसे संधि करेगी, तो जो भी रियासत हमारी संधि करेगी उसकी बाह्य रक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी पूर्ण रूप से। बस उस रियासत को एक सैनिक टुकड़ी स्वयं के खर्चे के ऊपर अपनी रियासत के अंदर रखना। दूसरा, विदेश नीति का निर्धारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। किसके साथ क्या समझौता संबंध रखना है इस रियासत के साथ और किसके साथ संबंध नहीं रखना है, ये निर्धारण भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। इन सब की निगरानी के लिए दरबार के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो आगे चलकर पॉलिटिकल एजेंट कहलाया। पहले इसको सार्जेंट कहते थे, आगे जाकर वो एक पॉलिटिकल एजेंट के नाम से जाना गया। तो हर रियासत के अंदर उसके राजा के दरबार में एक पॉलिटिकल एजेंट अपॉइंट किया जाएगा। राजा जो भी कार्य करेगा रियासत के अंदर, वो पहले पॉलिटिकल एजेंट से उसकी अनुमति लेनी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से राजाओं को तो ये आश्वासन दे दिया कि भाई साहब
अब आपको युद्ध करने की जरूरत नहीं है, आपकी तरफ से हम युद्ध करेंगे, आपकी तरफ से हम युद्ध करेंगे। और हमारे भारत में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी, हमेशा राजा महाराजा युद्ध के अंदर रत रहा करते थे, कभी किसके साथ संघर्ष, कभी किसके साथ संघर्ष, कभी किस मुद्दे के साथ संघर्ष। अब राजाओं को लगा यार एक बहुत बड़ी जो बला है हमारी वो टल गई। इस युद्ध के कारण से राजा महाराजा जो सामंत थे, उन सामंतों के या जागीरदारों के, उन जागीरदारों से बड़े अच्छे संबंध रखने पड़ते थे, जागीरदारों की बातें उनको माननी पड़ती थी, क्योंकि जागीरदार ही उनको सैनिक सहायता उपलब्ध करवाते थे। तो अब इनको लगा यार एक तो हमें जागीरदारों की जो उसको को अब खुशामद करनी पड़ती है, उससे मुक्ति मिल जाएगी। राजा महाराजाओं को ऐसा लगा, क्योंकि अब हमें उसको बाह्य आक्रमण के समय सेना की आवश्यकता ही नहीं है, अंग्रेजी ही हमारी तरफ से क्या करेंगे, ये लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार का प्रावधान हमें क्या करना है, एक सेना रखनी है उनकी और उस सेना का खर्चा उठाना है, एक पॉलिटिकल एजेंट रखना है। तो ऐसी पॉलिसी उन्होंने बना दी और उस पॉलिसी के तहत पूरे भारत में पहली जो रियासत बनती है, ये रियासत हैदराबाद रियासत है। हैदराबाद के निजाम ने 1798 के अंदर ही अंग्रेजों के साथ ये सहायक संधि कर ली। फिर दोस्तों हम जैसे आगे बढ़ेंगे, हमारा टॉपिक तो राजस्थान के संदर्भ में है, तो राजस्थान के संदर्भ में अगर सब्सिडरी अलायंस की बात करते हैं अपन सहायक संधि, तो राजस्थान में ये सहायक संधि करने वाली, राजस्थान में सहायक संधि करने वाली जो रियासतें हैं, इनमें पहली जो रियासत बनती है हमारी, ये पहली रियासत है भरतपुर। भरतपुर रियासत ने सितंबर 1803, सितंबर 1803 ईस्वी के अंदर, सितंबर 1803 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ ये संधि कर ली। अब भरतपुर ये संधि करने वाली प्रथम रियासत तो बन जाती है, यानी भारत की पहली रियासत जिन्होंने अंग्रेजों के साथ, सॉरी राजस्थान की पहली रियासत जिन्होंने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की, या यूं कहें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इन्होंने सहायक संधि की, तो दोस्तों वो रियासत होगी भरतपुर। लेकिन हम जानते हैं कि भरतपुर और अंग्रेजों इनके संबंध ज्यादा समय तक उसके मधुर नहीं रहे। कुछ ही समय बाद में भरतपुर और अंग्रेजों के बीच में विवाद हो गया, और ये विवाद होता है मराठों को शरण देने के चक्कर में, जिससे मिस्टर लॉर्ड लेक ये भरतपुर पर आक्रमण करते हैं, ये संधि भंग हो जाती है। करीब 4 बार आक्रमण करता है लॉर्ड लेक, एक चौथे आक्रमण के अंदर लॉर्ड लेक को सफलता मिल जाती है। जब वो सफलता मिल गई तो फिर भरतपुर को मजबूरन दूसरी बार इनके साथ एक यूं कह सकते हैं कि एक अपमानजनक रूप से ये सहायक संधि करनी पड़ी। क्वेश्चन अपना सिंपल सा एग्जाम लिया जाए कि राजपूताना की पहली रियासत जिन्होंने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की, दोस्तों आपको आंसर देना होगा भरतपुर। लेकिन ये एक सफल संधि नहीं रही, एक विस्तार पूर्वक एक वास्तव में क्रियान्वित की जाने वाली एक सहायक संधि जो करती है रियासत, वो रियासत बन जाती है हमारी अलवर रियासत। यानी भरतपुर के बाद में दूसरी जो रियासत जिन्होंने अंग्रेजों के साथ, या यूं कहें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की, दोस्तों वो रियासत थी अलवर रियासत। और अलवर रियासत ने दिसंबर 1803, दिसंबर 1803 के अंदर ये संधि की, और ये हमारी जो राजपूताना है, राजपूताना था, इस राजपूताना की प्रथम रियासत बनी, प्रथम रियासत जिसने जिसने कंपनी के साथ, यहाँ कंपनी का ब्रिटिश ने कंपनी है, कंपनी के साथ एक विस्तृत, कंपनी के साथ एक विस्तृत शांति पूर्ण सहायक संधि के, शांतिपूर्ण सहायक संधि की। तो दोस्तों ये रियासत हो जाएगी अलवर। तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन हमारे लिए बन गए, भरतपुर का क्वेश्चन अलग है और अलवर का क्वेश्चन अलग है। भरतपुर की बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाली, सहायक संधि करने वाली राजपूताना की पहली रियासत, तो आपको ऑब्वियसली बताना है भरतपुर। लेकिन ये सफल नहीं रही।
तो सफलतापूर्वक एक विस्तृत और शांतिपूर्ण संधि करने वाली राजपूताना की पहली रियासत जो सफल रहती वो संधि ये है हमारा अलवर। अलवर और भरतपुर में ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं था। भरतपुर ने ये सितंबर 1803 में की थी, अलवर ने दिसंबर 1803 में की। तो करीब 3 महीने के दौरान ये संधि होती है, लेकिन ये सफलतापूर्वक रही और भरतपुर वाली सफल नहीं रह पाती है। तो देखिए, जब से ही सहायक संधि ये हुई तो इस सहायक संधि का प्रभाव क्या पड़ा, सहायक संधि का प्रभाव क्या पड़ा, ताकि हमारे यहाँ इसने क्रांति के अंदर योगदान किया। तो देखिए, इसका प्रभाव ये पड़ा कि सहायक संधि होने के बाद में जो सामंत हैं, इन सामंतों पर शासक की निर्भरता कम हो गई, निर्भरता कम हो गई। एक तो ये, दूसरा इसका मतलब ये हुआ कि जो शासक था यानी राजा था, इस राजा को सामंत बोल दिया, जागीरदार बोल दीजिए, इन जागीरदारों की सैन्य सहायता की आवश्यकता नहीं रही, सैन्य सहायता की आवश्यकता नहीं रही, इनकी कोई आवश्यकता नहीं रही साहब। तीसरा अपन यूं कहें कि अब जो सामंत है, ये सामंत एक कर्मचारी के समान हो गया राजा के लिए, एक कर्मचारी के समान हो गया। जितना वैल्यू पहले इसको दी गई जाती थी सामंत को, अब सामंत की वो वैल्यू नहीं रही। सामंत की वैल्यू तभी थी जब इनकी सेना की आवश्यकता पड़ती थी, राजा के लिए युद्ध किया करते थे। लेकिन अब राजा के लिए युद्ध करने वाली एक अलग शक्ति आ गई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और राजा को अब इनकी सैन्य सहायता की कोई आवश्यकता नहीं रही। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब सामंत यानी जागीरदार भी अपन इनको यहाँ पर कहते हैं, जागीरदार कह दीजिए, सामंत कह दीजिए, इन जागीरदार और सामंतों की स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है बेचारों की। राजा इनको एक तरह से अपने कर्मचारी के समान समझने लग जाता है और राजा इनके ऊपर प्रभाव डालता है कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई साहब आप क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को रेवेन्यू दीजिए, यानी अधिक आर्थिक बोझ इनके ऊपर डाल दिया। जब इनके ऊपर अधिक आर्थिक बोझ डाला, इन्होंने ये बोझ जो रेत है, रेत का मतलब आम जनता, किसान जो थे उस वक्त अक्सर आम जनता में किसान ही थे, इन किसानों के ऊपर भार डाल दिया। तो बेचारों की उनकी हालत बड़ी कमजोर हो गई। और पहले जो एक मधुर संबंध था तीनों के बीच में, रैयत, सामंत और जागीरदार और शासक, ये मधुर संबंध खराब हो गया। कारण क्या था, पहले तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड थे। शासक सामंत पे डिपेंड था, सामंत रैयत पे डिपेंड था, क्योंकि जो सैनिक भर्ती होते थे वो रैयत के ही होते थे। किसान ही युद्ध के समय सैनिक का रोल अदा करते थे। यानी एक निश्चित सेना तो होती थी, लेकिन उसके बाद में जो एक्सेस जो सैनिक चाहिए वो कहाँ से आते थे, वो रैयत जो किसान थे। यानी युद्ध विराम स्थिति के अंदर जब युद्ध नहीं चल रहा होता, शांति की स्थिति है, तब वो किसानी का काम करते थे। बाद में उन्हें किसान, जब युद्ध की स्थिति आती है तो वो किसान ही एक सैनिक की भूमिका में भी आ जाते थे। तो इसका संधि का प्रभाव तीनों चरणों के अंदर ही पड़ा, राजा के ऊपर पड़ा, सामंत के ऊपर पड़ा और जो रेत है उसके ऊपर पड़ा। राजा और सामंत के संबंधों में पहले जैसी मित्रता नहीं रह पाई है या मधुर संबंध नहीं रह पाए हैं। अब राजा और सामंत के संबंध एक कर्मचारी और सेवक, आप यूं कहें कि मालिक और सेवक के समान हो गए हैं। राजा ज्यादा से ज्यादा सामंत से केवल रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए कहता और ज़्यादा से ज़्यादा उनसे वो कर वसूल करने लग गया। अब सामंत कहाँ से करे, सामंत जनता के ऊपर उसने बोझ डाल दिया, तो जनता के बेचारी कमर ही कह सकते हैं टूट जाती है। तो इनका देखा जाए तो तीनों ही स्तरों के ऊपर अंग्रेजों के आगमन के बाद में, या जैसे अंग्रेजों के साथ संधि की हमारी ये त्रिविम स्थिति है, ये बिगड़ जाती है। तो ये एक विशेष प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि ये सहायक संधि जो है, ये हमारे राजपूताना के ज्यादातर शासकों को रास नहीं आई।
हमारे अधिकांश शासकों ने ये संधि नहीं की है, ये संधि नहीं की थी, इस सब्सिडरी अलायंस के अंदर वो शामिल नहीं हुए। तो अब जैसे लॉर्ड वेलेस्ली चला जाता है और दूसरे गवर्नर जनरल आते हैं, और एक गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये जो लॉर्ड हेस्टिंग्स आता है, ये और भी घोर साम्राज्यवादी नीति का व्यक्ति था लॉर्ड हेस्टिंग्स भी। तो देखिए, तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स था, जो आपको मालूम होना चाहिए, ये करीब 1813 से लेकर 1823 के बीच में ये लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल हमारे भारत में रहता है, अंग्रेज गवर्नर जनरल। इसने भी नीति अपनाई कि यार कैसे भी राजपूताना की रियासतों को हमारे अधीन लाया जाए। अब राजपूताना की रियासतों को अपने अधीन लाने के लिए इसने सब्सिडरी अलायंस, जो सहायक संधि थी, उस सहायक संधि का फॉर्मेट बदल दी। आप इसको यूं भी कह सकते हो कि साहब पुराना माल नए फ्लेवर में ये बेचने लग गया। तो संधि, सहायक संधि की जो शर्तें थी लगभग वही थी, लेकिन उनको ऐसा कर दिया कि वो राजा महाराजाओं को बहुत अच्छे लगने लगी, और राजा महाराजाओं को लगा कि यार इससे हमारे सम्मान में कोई कमी नहीं होगी, हमें ये संधि कर लेनी चाहिए। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अब साम्राज्य विस्तार के लिए जो नीति अपनाई, जिसको बोला गया उसका सबऑर्डिनेट आइसोलेशन या अधीनस्थ पार्थक्य की नीति भी जिसको बोलते हैं। वैसे इसको सबऑर्डिनेट आइसोलेशन भी कहा जाता है, ये तो एक तरह से उसका अंग्रेजी नाम हो गया। ये सबऑर्डिनेट आइसोलेशन की जो पॉलिसी है, जिसे हम अधीनस्थ पार्थक्य की नीति कहेंगे, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति कहेंगे, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन। एक सब्सिडरी अलायंस और सबऑर्डिनेट आइसोलेशन में डिफरेंस क्या है? इसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स ने नीति अपनाई कि पहले तो जो राजा महाराजा हैं, इन शासकों पर ब्रिटिश क्राउन जो होगा, जो है, इस ब्रिटिश क्राउन की सुपरमेसी होगी। ब्रिटिश क्राउन की सुपरमेसी होगी साहब। सुपरमेसी का मतलब उसकी प्रमुखता। सीधी सी बात ये हो गई कि जो शासक है, ये शासक ब्रिटिश क्राउन के अधीन रहेगा, उसकी प्रभुसत्ता, उसकी संप्रभु या ये कहीं उसकी प्रमुखता इनके ऊपर रहेगी, इस शासन उन्हीं के नाम से चलाएंगे। दूसरा, इनको ये कहा कि आइसोलेशन का मतलब कि एक जो रियासत है, इस एक रियासत को अन्य जो रियासतें थी, इन रियासतों से पृथक करना, उनसे उनको पृथक रखना। कहने का मतलब राजा महाराजाओं को एक साथ नहीं बैठने देना है। ये नीति, ये दो बातों पर टिकी हुई थी। एक तो जो भी रियासतें होंगी वो सभी रियासतें ब्रिटिश क्राउन के सुपरमेसी में रहेंगी, उसके प्रमुखता में रहेंगी। दूसरा, जो रियासतें हमारे दिन आएंगी, उन रियासतों को आपस के अंदर एक जगह नहीं बैठने देना है, उनको आइसोलेट रखना है, अगर उनको पृथक पृथक रखना है। इससे प्रभाव ये रहेगा कि वो लोग एक जगह कभी जब मिलेंगे नहीं, तो एक हमारे खिलाफ एक गठबंधन उनका नहीं बने पाएगा, और वो अंग्रेज सत्ता के अधीन ही बने रहेंगे। तो ये इन दो फैक्टर के ऊपर इन्होंने जो पॉलिसी बनाई, उसी पॉलिसी को सबऑर्डिनेट, उसको आइसोलेशन या अधीनस्थ पार्थक्य की पॉलिसी बोला गया। इस पॉलिसी में कंपनी ने बड़ी चालाकी से राजा महाराजाओं को अपने अधीन करने की नीति तो बना ली, लेकिन उनको खुश करने के लिए उन्होंने कहा कि देखो, आप हमारे अधीन रहेंगे, आपके आंतरिक मामलों के अंदर हम किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। एक सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस और सबऑर्डिनेट आइसोलेशन में मूल डिफरेंस यही है। एक सहायक संधि से राजा महाराजाओं को ये लग रहा था, राजा महाराजाओं को लग रहा था कि हमारी जो आंतरिक, जो हमारी संप्रभुता है वो तो खत्म हो ही रही थी, लेकिन हमारा जो आंतरिक मामले हैं, इनमें कंपनी की जो हस्तक्षेप, इंटरफेयर ज्यादा बढ़ रहा है, तो हम कोई निर्णय ले नहीं पाते स्वतंत्रता पूर्वक। इस नीति में राजा महाराजाओं को ये कहा गया
कि हम आपके आंतरिक मामले के अंदर जो आप राजकाज चलाएंगे ना, उसमें हम किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप तो बस हमारी एक सेना रखिए, उस सेना का खर्चा आपको उठाना है। वायु आक्रमण के समय हम आपकी रक्षा करेंगे। किस रियासत के साथ क्या संबंध रखना है, वो संबंध हम तय करेंगे। यानी हमारा जो पॉलिटिकल एजेंट होगा, उसी से पूछकर आप किसी अन्य रियासत के साथ संबंध स्थापित कर पाएंगे, या कोई संधि है तो संधि आगे या किसी के साथ संधि कर पाएंगे, या संधि विच्छेद कर पाएंगे। करनी है या उसको विच्छेद करना है संधि, ये सब जो डिपेंड करेगी, ये डिपेंड पॉलिटिकल एजेंट के राय के ऊपर डिपेंड करेगी। ऐसा प्रावधान कर दिया गया। अब देखो, बात ये आती है कि बहुत ज्यादा दोनों में डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी राजाओं को ये लगा कि यार हाँ, हमारे आंतरिक जो सत्ता है या आंतरिक जो मामले हैं उनमें अंग्रेजों का हस्तक्षेप कम रहेगा, तो हमें ये संधि कर लेनी चाहिए। लेकिन केवल एक इस कारण से ही अंग्रेजों के साथ हमारे राजपूताना के शासकों ने ये संधियां नहीं की। इसका कारण कुछ और था, और इसके कारणों के अंदर अपन देखें कि साहब, जो राजपूताना की रियासतें हैं या राजपूताना के जो शासक हैं, इन राजपूताना के शासकों द्वारा कंपनी के साथ, कंपनी ब्रिटिश कंपनी है, कंपनी के साथ संधि करने का कारण, ये क्या कारण था कि राजपूताना की रियासतों ने कंपनी के साथ संधि की? तो देखिए, ये कारण अगर अपन जानना चाहेंगे, तो इसमें एक चीज निकल कर आती है पहले, और ये बात ये निकल कर आती है कि जो राजपूताना के शासक थे, ये एक तो मराठों से परेशान थे, मराठों से बड़े परेशान थे। दूसरा, ये जो पिंडारी हैं, इन पिंडारियों के आतंक से भी मुक्ति चाहते थे, आतंक से ये मुक्ति चाहते थे। और तीसरा कारण ये था कि ये सामंतों पर निर्भरता समाप्त करना चाहते थे। सामंतों पर जो उनकी निर्भरता थी, इस निर्भरता को समाप्त करना चाहते थे, समाप्त करना चाहते थे। ये तीन इनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी। ये तो मराठों से परेशान, जब चाहे मराठा यहाँ पर आते, इनको लूटते, किसी का साथ पैसा लेकर कभी किसका साथ देते, कभी किसका साथ देते। तो बड़ी राजनीतिक अस्थिरता का माहौल हमारे राजपूताना में मराठों के कारण से हो गया था। उन्हीं मराठों के पिछलगू ये पिंडारी थे, जो एक तरह से स्वभाव से लुटेरे थे, और ये रियासतों में आते, लूटपाट मचाते, तो बड़ी दिक्कतें हुआ करती थी। तीसरा, सामंतों का दबाव भी राजा महाराजाओं पर रहता था। तो अब इन्होंने देखा यार, एक काम से हमें इन तीनों समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है, और इन समस्याओं से हमें जो छुटकारा दिला सकता है, ये दिलाने का काम केवल कंपनी ही कर सकती है। तो इसी सोच के कारण से हमारे शासकों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ये संधियां कर ली। बड़ी उनको यूं कह सकते माफी, ये जो संधियां हैं उनको अपने मन माफिक लगी कि अब हम हमारी शर्तों के या हमारी जो मनोदशा है उसके अनुसार ये संधि है, और हमें ये संधि चाहिए। तो क्वेश्चन आ जाता है कि राजपूताना की रियासतों ने अंग्रेजों के साथ संधि क्यों की? 1817 से 1823 के बीच में अधिकांश रियासतें संधि करती हैं। इसका कारण यही था कि वो मराठा समस्या से समाधान चाहते थे, दूसरा पिंडारियों के आतंक से मुक्ति चाहते थे, और तीसरा एक कारण और था कि वो जो सामंत थे उन पर अपनी निर्भरता को समाप्त करना चाहते थे। और इन तीनों जो उनके मर्ज थे, इन तीनों की दवा एक ही थी, और वो दवा थी ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ संधि करना। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी ये बात समझ गई थी कि ये ही वो फैक्टर हैं जिनको उजागर करके हम राजा महाराजाओं को संधि के लिए तैयार कर सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने राजपूताना में अपना एक चतुर एक अधिकारी भेजा, मिस्टर चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ हमारे राजपूताना के करीब करीब सभी शासकों से वो चर्चा करता है, और चर्चा करके उनको संधि के लिए तैयार कर लेता है। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि राजपूताना के शासकों को संधि के लिए तैयार करने के लिए मध्यस्थता की जो भूमिका निभाता है, ये निभाने वाले व्यक्ति कौन है? चार्ल्स मेटकॉफ के कारण से ही, या उसी के योगदान से
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और राजपूताना के शासकों के मध्य ये आपकी जो आश्रित प्रार्थक्य या अधीनस्थ जो पार्थक्य की जो संधि होती है, ये संधि इनके बीच में हो पाती है। संधि में एक महत्वपूर्ण जो योगदान रहा, ये रहा मिस्टर चार्ल्स मेटकॉफ। तो चार्ल्स मेटकॉफ है, इस चार्ल्स मेटकॉफ के योगदान से अपन कह सकते हैं, इसके योगदान से राजपूताना की अधिकांश रियासतों ने, अधिकांश के आगे चलकर तो सभी आ जाती है, अधिकांश रियासतों ने 1817 व 1818 में, विशेष कर 1818 में कंपनी के साथ संधि कर ली, कंपनी के साथ संधि कर ली। ये सब कंपनी के साथ संधि कर लेते हैं और हम पढ़ेंगे इन संधि करने वालों में सबसे पहली रियासत आप जानते हो, ये करौली है, जो करीब 15 नवंबर 1817 को करती है। करौली के बाद में तो कोटा रियासत है, ये कोटा भी इसके कुछ ही समय बाद में यानी नवंबर 1817 में इनके साथ संधि कर लेती है। अधिकांश जो रियासतें हैं जैसे हमारी, उसके बाद में आप मेवाड़ देख लो, मारवाड़ देख लो, इसके बाद में मेवाड़ है, मारवाड़ है, जयपुर है, ये अधिकांश रियासतें ऐसी हैं जिन्होंने 1818 में इनके साथ संधि। लास्ट में एक रियासत बचती है जिसने 1823 में संधि कर ली, और वो रियासत है सिरोही, जिसने 1823 में संधि कर ली। कुल मिला के अपन यूँ कह सकते हैं कि 1817 से लेकर 1823 के मध्य सभी रियासतों ने, हमारे राजस्थान जो भी रियासतें थी, इन सभी रियासतों ने कंपनी के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कंपनी है उनके साथ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन पॉलिसी जो उनकी थी के तहत संधि कर ली, संधि कर ली। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। वैसे डिटेल से हम इसको आगे बढ़ेंगे। हम अभी इसको केवल कारणों के रूप में पढ़ रहे हैं कि ये 1857 की क्रांति का कारण कैसे बना। देखिए, राजपूताना के सभी शासकों ने जब अंग्रेजों के साथ संधि कर ली तो अब पूर्ण रूप से सारे शासक अंग्रेजों के अधीन आ गए। अंग्रेजों के अधीन आगे भय आक्रमण की कोई टेंशन नहीं रही, सामंतों के साथ भय आक्रमण की कोई टेंशन नहीं रही, न मराठा आक्रमणों का बह रहा, न पिंडारियों की लूट का बह रहा, न सामंतों के प्रभाव का जो उनका प्रभाव था उससे भी वो मुक्त हो गए। हालात ये हो गए कि अब राजा को किसी बाह्य फैक्टर से कोई प्रभाव नहीं था, अंग्रेजों के अलावा केवल उनको अंग्रेजों को खुश रखना था। अब अंग्रेजों को खुश रखने के लिए उन्होंने धीरे धीरे अंग्रेजों की आर्थिक रूप से उनका आर्थिक दबाव, उनके आर्थिक सहायता उनकी करने लगी। लेकिन ये आर्थिक सहायता जो अंग्रेजों की कर रहे थे धीरे धीरे इतनी ज़्यादा हो गई कि हमारे राजा महाराजा भी एक तरह से वैसा कर्जदार बन जाते हैं। ये भी लोगों से कर्ज लेकर अंग्रेजों की किस्तें चुकाने लग गए। कहने का मतलब जनता पर और भी ज़्यादा भार इन लोगों ने डालना शुरू कर दिया। अब संबंध इन पहले जो रेत थी उसे सामंत यानी जागीरदार कर लिया करता था, उसका एक हिस्सा अपने पास में रखकर राजा को दे दिया करता था। लेकिन अब राजा के ऊपर भी एक और सत्ता हो गई, तो अब राजा को भी क्या करना होता है, उस रेवेन्यू का एक भाग अंग्रेजों को देना पड़ता था, साथ में ही उनके सारे कर्मचारियों की और सेना का खर्चा भी उनको उठाना पड़ता था। आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए इन्होंने हमारे यहाँ जो सैन्य टुकड़ियों की स्थापना की, उनका पूरा खर्चा भी हमारे राजा महाराजाओं को देना पड़ता था। जैसे हमें मालूम है कि अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पर एक जोधपुर लीजन की स्थापना की, उससे पहले तो उसके मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना करते हैं, जोधपुर लीजन की स्थापना करते हैं, मेवाड़ भील कोर की स्थापना करते हैं, मीना बटालियन की स्थापना करते हैं। तो इन्होंने जो ये मीना बटालियन, मेवाड़ भील कोर, आपका मेर बटालियन और जो जोधपुर
आपका जो लीजन इसकी स्थापना की, इनका जो पैसा लगता था वो सारा का सारा पैसा हमारे राजा महाराजाओं के द्वारा दिया जाता था। तो जैसे जैसे इनका खर्चा बढ़ा, राजा महाराजाओं की आर्थिक स्थितियां खराब होने लग गई। एक तो ये, अब राजा महाराजा दूरदर्शी प्रवृत्ति के रहे, ये विलासी भी हो जाते हैं। अंग्रेजों के प्रभाव में आने के कारण से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव इनके ऊपर इतना पड़ता है कि ये भी एक तरह से विलासी हो जाते हैं। कोई विदेशी दारू पीना, गाड़ियों के अंदर महंगी गाड़ियां लाना, उन्हीं की तरह बंगले बनाना, और विलासिता के और सामान, विलासिता की और जितनी भी वस्तुएं थी वो सभी वस्तुएं हमारे अपने यहाँ पर लाना, विदेशों के अंदर घूमना, जिससे बड़ा खर्चा, जिनका एक बड़ा बोझ जो खजाने पर पड़ता था, और खजाने का जो बोझ खजाने पर पड़ रहा था उसको भरने के लिए बेचारी रेत को ऊपर और अधिक कर लगा दिए जाते थे, जिससे रेत की बहुत ही खराबी हो गई थी। तो ना तो अब रेत संतुष्ट थी, ना ही सामंत संतुष्ट थे, और सामंत क्या, धीरे धीरे हालात ये हो गए कि हमारे कुछ राजा महाराजा भी इनसे संतुष्ट नहीं थे। लेकिन ये अलग बात है कि राजा महाराजा अंतिम समय तक, यानी ये अंग्रेजों के भक्त ही बने रहे। केवल एक दो छुटपुट राजा महाराजाओं को आप छोड़ दीजिए, और बाकी राजा महाराजा हैं ये अंग्रेज भक्त यहाँ पर बने रहते हैं। तो ये नीति जो इन्होंने अपनाई थी, इस नीति के तहत साहब हमारे राजपुताना के ऊपर अब जो मराठों का इन सबका समाप्त हो गया, और राजा महाराजा विलासी प्रवृत्ति के हो गए। सामंत भी इनसे नाराज हो जाते हैं, और जागीरदार भी, जो हमारे रेत भी इनसे नाराज थी। दोनों की हालात बड़ी गंभीर हो रही थी अंग्रेजों की कुनीति के कारण से। उन्होंने की आर्थिक नीतियां तो अंग्रेजों की ऐसी थी कि साहब उन्होंने हमारी कमरी तोड़ दी, हमारे शिल्पकारों के कार्य बंद कर दिए। जैसे संधि करने से जो ब्रिटिश माल था, उस वक्त औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती ब्रिटेन के अंदर, तो ब्रिटेन की फैक्ट्रियों के अंदर जो माल बन रहा था, ये माल हमारे यहाँ पर आने लगा। हमारे बाजार उस सस्ते माल से पट गए, और हमारा जो उस माल से पट गए, हमारे कारीगर जो हाथों से माल बनाते थे, जो वस्तु तैयार करते थे, वो महंगी पड़ती थी, तो उनको खरीदार उनके बंद हो गए। और हालात ये हो गए कि सारे जितने भी हमारे बेचारे शिल्पी थे, या तो कामगार जो शिल्पी थे वो या तो मजदूर बन गए, या वो खेती किसानी के अंदर आ गए, जिससे खेती किसानी के अंदर भी ज़्यादा प्रभाव पड़ा, और उनकी आर्थिक स्थिति से बहुत ही खराब आर्थिक स्थिति को गुजरना पड़ता है। ये हालात अंग्रेजों की नीतियों के कारण से हमारे यहाँ पर होता है। चलो, जो हो रहा था जैसे तैसे सहन कर रहे थे, लेकिन आगे एक और गवर्नर जनरल आया, और उसका तो इतना प्रभाव पड़ा कि साहब कुछ राजा महाराजा भी इनसे असंतुष्ट हो गए। और पूरी अगर भारत की बात करें तो भारत में तो इस क्रांति का जो शुरुआत कराने का श्रेय, या यूँ कहें कि जो उसका मूल कारण था, ये इस मिस्टर लॉर्ड डलहौजी की नीतियाँ थी। तो लॉर्ड डलहौजी की अपन चर्चा करेंगे। ये लॉर्ड जो डलहौजी थे, आपको मालूम होना चाहिए 1848 में आता है, और 1856 तक यहाँ पर ये और भी और साम्राज्यवादी नीति का आदमी आता है, और आते ही सीधा यही कहता है कि बस अब कुछ समय की बात है, सभी रियासतें, भारत की संपूर्ण रियासतें ब्रिटिश क्राउन के अधीन रहेंगी। यानी संपूर्ण भारत के ऊपर अब अंग्रेजों का ही शासन रहेगा। ये राजा महाराजाओं का दौर समाप्त होने वाला है। कहने का मतलब अब ये ऐसी पॉलिसी अपनाता है कि रियासतों को ही समाप्त करना चाहता है। रियासतें थी, जो अधिकांश जो रियासतें, जो जागीरें थी, उन जागीरदारों का, उनकी जागीरें जो मुफ्त के अंदर या दान के अंदर जो जागीरें दी गई थी, उन जागीरों को, और जो भी जो शासक थे, उन अधिकांश शासकों की जो रियासतें थी, उन रियासतों को भी ये सीधा सीधा ब्रिटिश क्राउन के जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसके अंदर मिलाना चाहता था। कहने का मतलब अब कहता है साहब संधि नहीं, अब तो जो पूरा रियासत है ना वही हमारी है। राजा महाराजाओं को किसी भी बहाने से वो उसका राज्य समाप्त करना चाहता था, राजा महाराजाओं का, और राजा महाराजाओं का राज्य समाप्त करके उसको सीधा सीधा ब्रिटिश क्राउन के अधीन हमारे भारत करना चाहता था। और इसके लिए ये एक नीति लेकर आता है। उस नीति को, जो इनकी पॉलिसी थी, ये जो पॉलिसी लेकर आए, माय डियर,
इस पॉलिसी का जो नाम था, ये पॉलिसी का नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नामक ये एक पॉलिसी लेकर आते हैं, जिसे हम हड़पगत नीति भी कहते हैं। क्या आप हड़पगत नीति कह सकते हो? इसी का एक नाम और था, व्यापगत नीति भी इसको कहा गया है। व्यापगत नीति भी इसको कहा गया है। एक सिंपल भाषा में इसे गोद निषेध नीति भी कहा गया। गोद निषेध नीति भी कहा गया। आते ही इसने ये नीति अपनाई। अब इस नीति को अपनाने के लिए डिटेल तो मैं जब भारतीय राज्यों के बढ़ती ब्रिटिश पॉलिसी है उसमें समझाऊंगा। अभी एक छोटा सा आइडिया मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको। आता है, हमारी रियासतों को 3 श्रेणियों के अंदर बांटता है। उनमें से ये देखता है कि जो रियासत सीधी सीधी शुरू से ही ब्रिटिश जो क्राउन के अधीन है, उनके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इसने कुछ रियासतें जो मध्यम श्रेणी की रियासतें थी, उनके लिए उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई कि अगर उनके शासकों के उनके जो शासक हैं, उस राजा महाराजा के कोई वैध संतान नहीं है, तो उस रियासत को वैध संतान नहीं है, तो और वो गोद अपने किसी रिश्तेदार को गोद लेता है और उसको अपना उत्तराधिकारी बनाता है, तो उसके लिए पहले अंग्रेजों से यानी कंपनी से परमिशन लेना होगा, और कंपनी के कहने पर ही वो दत्तक पुत्र या जो भी दत्तक संतान है उसको उत्तराधिकार स्वीकार किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। यानी ये कंपनी पे डिपेंड हो गया कि आप दत्तक संतान को आपका उत्तराधिकारी माना जाए या नहीं माना जाए। और आप जानते हो दोस्तों, हमारी सनातन संस्कृति के अंदर, हमारे भारतीय हिंदू परंपरा के अंदर यह है कि जब किसी व्यक्ति की संतान नहीं होती है तो वो अपने उसके छोटे भाई का या किसी रिश्तेदार के किसी संतान को गोद ले लेता है, तो हम दत्तक संतान कहते हैं। वो पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकता है। और जो ये दत्तक संतान या जो दत्तक संतान है उसको गोद लेते हैं, उसको अपने पुत्र या पुत्री के समान ही उसको सभी अधिकार देते हैं, और उसकी पूरी जागीर के ऊपर, उसकी पूरी संपत्ति के ऊपर उसी दत्तक संतान का अधिकार हो जाता है, उसी को उसका उत्तराधिकारी माना जाता है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे राजा महाराजा हुए हैं जिनके यहाँ खुद की संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और उत्तराधिकारी नियुक्त करके उसको राज्य सौंपा। अब अंग्रेजों ने ये पॉलिसी अपना दी कि साहब आप किसी दत्तक संतान को गोद लेते हैं तो उस गोद ली हुई संतान को आपका उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया जाएगा। उत्तराधिकारी उसको माने या नहीं माने ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा। और कंपनी की सीधी सी पॉलिसी थी कि किसी भी ज्यादातर मामलों के अंदर उसको ऐसे उत्तराधिकार उसको ना माना जाए, और राजा की मृत्यु के बाद में यानी शासक की मृत्यु के बाद में उस रियासत को सीधा ही ब्रिटिश क्राउन के अंदर मिला लिया जाए। इसी कारण से इस पॉलिसी को तो डॉक्ट्राइन और उसको हड़पगत नीति कहा गया कि साहब हड़प लो उस रियासत को। ऐसी नीति ये अपनाता है। अब देखिए, जब उन्होंने ये नीति अपनाई तो हमारी बहुत सारी रियासतें ऐसी थी उस वक्त जिनके यहाँ पर संतान नहीं थी। जैसे उनमें अपन सतारा देख सकते हैं। सतारा सबसे पहली रियासत 1848 के अंदर आता है। सबसे पहले सतारा का ही इस नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर मिला लिया जाता है। आगे हम देखेंगे जेतपुरा है, उदयपुरा है, संबलपुर है, उसके बाद में बहुत सारे जैसे बघेट है। बघेट के बाद में अपन बात करेंगे झांसी आ जाएगी, नागपुर आ जाएगा, तो झांसी, नागपुर, ऐसी बहुत सारी रियासतें हैं। इनको ये हड़प लेता है, ये हड़पने की कोशिश करता है। इवन अवध जो शासक थे, उन शासक के तो संतान भी थी। 4 साल का बेटा ब्रिटिश था। उस ब्रिटिश को उन्होंने उत्तराधिकारी नहीं माना, और वहाँ एक अलग तरीके से उन्होंने अवध को भी हड़प लिया और आरोप लगाया कि साहब आप सही तरीके से शासन नहीं चला रहे हैं। तो कुशासन का आरोप लगाकर उन्होंने अवध को भी हड़प लिया, और ये अंग्रेजों के लिए अपन यूँ कह सकते हैं बड़ा महंगा पड़ता है। जो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ये एक तरह से अपन कह सकते हैं एक राय हुई कि अंग्रेज अपने वादे के ऊपर खड़े नहीं हैं, इन्होंने वादा खिलाफी की है। राजा
जो अवध के नवाब साहब हैं उनको कुशासन यानी सही शासन चल रहा था, लेकिन फिर भी कुशासन का आरोप लगाकर उन्होंने उस राज्य को हड़प लिया। कहने का मतलब ये अब सभी राज्यों को हड़पना चाहते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इस हड़पगत नीति का प्रभाव हमारे राजपूताना के ऊपर भी पड़ता है। हमारी भी कुछ रियासतें ऐसी हैं, हमारी भी एक कुछ रियासतें ऐसी थी जो इससे प्रभावित हुई, और उन रियासतों में एक महत्वपूर्ण रियासत है करौली। ठीक दोस्तों, करौली के शासक थे इस वक्त मदन पाल। मदन पाल के कोई संतान नहीं थी, तो अंग्रेजों ने क्या किया, जो लार्ड डलहौजी था, लार्ड डलहौजी ने साफ घोषणा कर दी कि करौली मदन पाल के बाद में करौली की जो रियासत है इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। तरह करौली का शासक जो पूर्ण रूप से अंग्रेज भक्त था, इससे चिंतित हो गया, व्यतीत हुआ, उसको बड़ा चिंतित हुआ साहब। अब उसने चिट्ठी पत्री लिखी साहब, ब्रिटिश क्राउन के यहाँ पर चिट्ठी पत्री लिखी। तो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में जब ये मामला जाता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने करौली के विलय को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि साहब करौली हमारा स्वाभाविक मित्र है, करौली हमारा स्वाभाविक मित्र है, इनके संबंधों को अलग तरीके से देखा जाए, और ये शुरू से हमारे मित्र रहे हैं, उन्होंने हमारी सहायता की है, अतः उनके साथ ये हड़प गति नीति लागू नहीं होगी। और लॉर्ड डलहौजी ने ये फैसला उसको कैंसिल करके तो करौली है उसको विलय को जो स्वीकार किया था, उसके विलय कर लिया था, उस विलय को उसने वापस निरस्त कर दिया। तो कुल मिला के गोद निषेध नीति के तहत करौली का विलय कर लिया गया था, लेकिन बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको अस्वीकार कर दिया, और अस्वीकार करने के बाद में वापस करौली जो मदन पाल को करौली मिली, और मदन पाल पूर्ण रूप से अंग्रेज भक्त बना रहा। हम पढ़ेंगे क्रांति के अंदर कि साहब जब कोटा के ऊपर संकट आता है, वहाँ के राजा तो राम सिंह के ऊपर संकट आता है, उनके प्राणों के, उनको तो उन महल में जब बंदी बना लिया जाता है, तो उसके बाद में ये मदन पाल अंग्रेजों की सहायता करता है, और मदन पाल की सहायता से ही उस राम सिंह को, जो राम सिंह जी थे, उनको करवाया जाता है, उसमें इनका योगदान रहता है। तो इस नीति की शिकार राजपूताना की रियासतें अगर अपन बात करें तो माय डियर, राजपूताना की तो केवल एक ही रियासत है जो इस नीति से आपके प्रभावित थी, और ये रियासत भी आप जानते हो, ये रियासत थी करौली। किंतु जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसके विलय को अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा साहब ये हमारा मित्र है, और मित्रों के साथ हम इस प्रकार का व्यवहार नहीं करेंगे। बेचारे मदन पाल की जान में, यानी करौली का शासक अब अपना करौली का रियासत बनी रही, अपन यूँ कह सकते हैं, और ये एक नंबर का चमचा अंग्रेजों का बना रहता है। तो ये तो दोस्तों बात थी लॉर्ड डलहौजी की। लॉर्ड डलहौजी के समय एक और काम करता है, लॉर्ड डलहौजी ने हमारी बहुत सारी नीतियों के अंदर भी बदलाव किया। जैसे इन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट था, उसमें बदलाव किया। उसने ये किया, अगर कोई हिंदू किसी हिंदू अगर इस्लाम में जो कोई हिंदू है, अगर कोई हिंदू ईसाई धर्म स्वीकार करता है, तो उस हिंदू की जो संपत्ति है उसको पैतृक संपत्ति पर उसका अधिकार बना रहेगा। जबकि इससे पहले हमारे नियमों में ऐसा था कि अगर हिंदू और मुसलमानों के दोनों के ऐसा था, कोई भी अगर हिंदू और मुसलमान अगर जो ईसाई धर्म स्वीकार करता है, तो उसको उसकी पैतृक संपत्ति से वर्जित कर दिया जाएगा, उसकी पैतृक संपत्ति में उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा। लेकिन 1489 के अंदर यहाँ जो लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी ने इसमें बदलाव किया और कहा कि अगर कोई हिंदू या मुस्लिम, अगर भारतीय कोई हिंदू या मुस्लिम अगर ये ईसाई धर्म को स्वीकार करता है, भगवान जीसस के धर्म को स्वीकार करता है, तो उसकी पैतृक संपत्ति में अधिकार सरकार उसको दिलाएगी, उसकी पैतृक संपत्ति में उसका अधिकार बना रहेगा, ये अधिकार लैब से नहीं होगा। अब हमारे शासकों ने को अपनी अधिकारों का, अपनी धार्मिक जो भावना है उसके अंदर हस्तक्षेप माना। ऐसी बहुत सारी, जैसे सत्य प्रथा की बात करेंगे अपन, सत्य प्रथा है, डाकन प्रथा है, और भी
नरबली बलि प्रथा है, इनके ऊपर अंग्रेजों ने जब रोक लगाई तो हमारे जो हिंदू समाज है या हमारा जो समाज है, इस समाज के ऊपर एक बड़ा इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा और लगा कि ये तो हमारे धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। ये बात ना केवल हिंदुओं के लिए थी, मुसलमानों के लिए भी ये थी। मुसलमानों को भी लग रहा था कि हमारे धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। तो हिंदू और मुसलमान जो भारत में सबसे बड़ी दो कम्युनिटी यही है। इन्हीं दोनों कम्युनिटी के लोग की धार्मिक भावनाएं भी कई कारणों से आहत हो रही थी और फिर इसमें इस भावना को जो आहत हो रही थी उसमें अपनी कहते हैं सब सोने पे सुहागा जिसको कहेंगे, उनको और भड़काने का जो कार्य किया ना, और भड़काने का जो कार्य करता है ये लाल डलहौजी की एक नई पॉलिसी करती है। इस सेना का आधुनिकीकरण करना चाहते हैं और सेना का आधुनिकीकरण करने के लिए इन्होंने नई राइफल जो नई राइफल थी एनफील्ड राइफल उन्होंने लागू की। और नई जब एनफील्ड राइफल उन्होंने लागू की तो उस राइफल का जो कारतूस था उसकी कैप को दांतों से काटना पड़ता था और उसमें अफवाह फैली कि साहब इसकी कैप के अंदर सुअर और गाय की चर्बी है। अब अगर कोई हिंदू या मुसलमान उसको दांतों से काटता है तो हम जानते हैं एक हिंदू जानबूझकर कभी गाय की चर्बी को मुंह में नहीं लगा सकता, वैसे एक मुसलमान सुअर की चर्बी को भी मुंह में नहीं ले सकता। तो दोनों की भावनाएं आहत हो रही थी और इसने ही सैनिकों के अंदर एक बड़ा विद्रोह पैदा यानी अशांति पैदा कर दी। दोस्तों अब अपन आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये क्रांति अपना तत्कालीन स्वरूप में ये क्रांति शुरू किस कारण से ये तत्कालीन ये क्रांति तुरंत शुरू कैसे होती है, इसके कारण क्या थे, ये भी हमने एक कारण बताया है। अंग्रेजों की पॉलिसी, उसकी नीति, राजनीतिक जो उनके गवर्नर जनरल्स थे उनकी जो नीतियां थी, इन नीतियों के कारण से कैसे हमारा जो संप्रदाय है या यूँ कहें कि हमारी जो जनता है, हमारा देश के जो लोग हैं ये कैसे प्रभावित हुए, उनके इस किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा, मजदूरों पर क्या प्रभाव पड़ा, सामंतों पर क्या प्रभाव पड़ा और राजा महाराजाओं पर भी इसका क्या प्रभाव पड़ा, इन सभी के बारे में अपनी चर्चा की है। अब हम इसकी धार्मिक कारणों की अपन और बात करेंगे, धार्मिक, आर्थिक और सैन्य कारणों की हम जो चर्चा करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।